और इसकी रिकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। यस, तो अब देख लो भाई, एक छोटी सी स्टोरी है बेसिकली ये, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनोगे आपको एकदम समझ में आएगा। और ये स्टोरी क्या है कि एक कोई भी जो रिएक्शन है उसके रेट को एक फैक्टर है अफेक्ट करने वाला, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप जानते हैं ना, बताइए जरा। फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमने कंसंट्रेशन का फैक्टर देखा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक कॉमन थ्योरी हमने ली है, ठीक है, ये एक फैक्टर है और ये हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है। ओके, जिसको मैंने किया है अभी एन सर्कल कर दिया उसको। ओके, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आप हेडिंग देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कि अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और हम एक्चुअली डिपेंडेंस शो करेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या एक्चुअल डिपेंडेंस क्या है, ठीक है, वो हम शो करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको कल बताई थी। 1864 में गुलबर्ग एंड वागे ने कौन सा रूल दिया था, बताना जरा, कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत सिंपल सा है, इन्होंने क्या किया, एक जनरल रिएक्शन बताई कि ये जनरल रिएक्शन है, तो इसके लिए हम लोग रेट इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो रेट लिखा हुआ है इसको आप देखोगे तो पता चलेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए टू पावर ए स्मॉल ए, रिएक्टेंट बी टू पावर रेज टू पावर स्मॉल बी। अब ये ए और बी क्या है? ए एंड बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो गुलबर्ग एंड वागे ने ये कहा कि भाई आपके जो पावर है, कंसंट्रेशन टर्म की पावर है स्मॉल ए एंड बी, ये आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है ना। ये किसने कहा? गुलबर्ग एंड वागे ने। लेकिन यहां आ गई एक प्रॉब्लम मैंने नीचे लिखी हुई है, इट इज फाउंड दैट इट इज नॉट फॉलोड बाय ऑल केमिकल रिएक्शन। ये गुलबर्ग एंड वागे ने दे दिया, लोगों ने इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पता चला कुछ रिएक्शन में तो ये फॉलो हो रही है, कुछ में नहीं फॉलो हो रही है ना, ठीक है। अब जो नहीं फॉलो हो रही, वहां क्या आया? वहां ये आया कि ए और बी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे उनके इक्वल नहीं आ रही थी, तो वहां ये रूल फॉलो नहीं हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फिर इन्होंने ये एक करेक्शन किया कि भाई अब इनको स्ट्रिक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट न कहें इन पावर्स को, ठीक है, एक काम करते हैं, स्मॉल ए और बी पावर में नहीं लेते हैं, पावर में ले लेते हैं हम लोग एक्स एंड वाई। क्या ले लेते हैं? एक्स एंड वाई। और फिर ये कह दिया कि इस एक्स और वाई की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके ए और बी है इनके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखो फ्लेक्सिबल बना दिया ना इसको, पहले स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ही होंगे पावर्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म की पावर। अब इन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया, ठीक है, कि ये जो पावर्स है कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स जो भी हैं वो ए और बी के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब इन्होंने ए और बी को रिप्लेस किससे कर दिया? एक्स और वाई से। ये उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में करेक्शन हो गया, और ये जो करेक्शन हुआ है ये है रेट लॉ। और ये रेट लॉ क्या बता रहा है, देख लो जरा, क्या बता रहा है, जहां मैं टिक कर रहा हूं ये बता रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वापस देख लो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of all the reactants where each concentration term is raised by some power x and y, ठीक है, and these x and y may or may not be equal to stoichiometric coefficient a and b, ठीक है। तो ये पूरा ओरिजिन है किसका? रेट लो का। कल भी हम इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं, आज वापस हमने यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये जो आपका, अब वापस यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रेट लो है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी साइन था, उसको हमने कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए टू पावर एक्स और बी टू पावर वाई। अब ये जो k है, k मिला है आपको, ये पूरे चैप्टर में आपको परेशान करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये है आपका रेट कांस्टेंट।
याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे, बार बार आएगा ये आपके सामने, हर न्यूमेरिकल में आएगा आपके सामने रेट कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी रेट लो भी है, रेट इक्वेशन भी है, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन भी है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और ये जहां अभी मैं टिक कर रहा हूं बड़ा बड़ा, ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, सॉरी, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये देख लो, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको याद रखना, इसके फॉर्मेट को, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हमने रेट को इस तरह से एक्सप्रेस किया है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से, और बाकी वाला जो जो नेक्स्ट पार्ट है इक्वल टू के राइट वाला पार्ट है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और ये रेट लो है, ये समझ लो जरा। अब चलते हैं आगे, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेट लो से रिलेटेड, ये आप लिख चुके हैं आई, ठीक है। और इनमें है क्या वो मैं बता देता हूं। पहले वाले तो रेट लो की डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेट लो देखो, रेट लो जो हमारा टॉपिक है कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो रेट लो में हम यही कर रहे हैं, रेट को हम कोरिलेट कर रहे हैं रिएक्टेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन है उनसे, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्या है, रेट लो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लो। इसको रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन आपको समझ में आई हुई है क्या, बताना जरा फटाफट, कल भी हमने बात की थी। नंबर 2 बता दो फटाफट, नंबर 2, नंबर 2 को फटाफट पढ़ो भाई, और किसी को भी दिक्कत है तो मुझे तुरंत बताओ। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल डेफिनेशन रेट लो की यही है कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वहां पर क्या है, रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यस, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, हर कंसंट्रेशन टर्म पे एक पावर है, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in the balanced chemical equation। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने कोई डाउट रेज भी नहीं किया, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 2 देख लो जरा, समझ भी लो, पढ़ भी लो, है क्या बता दो मुझे, कोई भी बता दो मुझे, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी, एनीवन प्लीज फटाफट। पॉइंट नंबर 3, या मैं नाम अनाउंस करूं? सर किसी भी रिएक्शन का सर रेट, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर उसका रेट लॉ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दिस इज ए मेगा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है, यू कैनॉट राइट रेट लो by only just looking the balanced chemical equation, no, you cannot predict, okay, it means rate law is not a theoretical thing, ये theoretical चीज नहीं है। आपको rate law predict करने के लिए you have to perform experiment, it means the rate law is determined experimentally only, it can be determined only experimentally, this is a mega concept। हमेशा ध्यान रखना, आपके लाइफ में you will never face such question, ऐसा क्वेश्चन कभी फेस नहीं करोगे कि ये रिएक्शन है और इसका रेट लो बताओ या इसका ऑर्डर बताओ, नो, यू विल नेवर फेस, बिकॉज ये जो रिएक्शन का ऑर्डर और रिएक्शन का जो रेट लो है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, ये थ्योरेटिकल नहीं है। आप रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके रेट लो नहीं लिख सकते हैं, यदि आप लिख रहे हैं इट मींस ये आपका रटा हुआ है, आपने बुक में वो एग्जांपल याद किया हुआ है, रटा हुआ है, देन ओनली यू आर एबल टू राइट द रेट लो, अदरवाइज यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। यस सर, आ गई। इसीलिए मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में या तो आपको रेट लो दिया हुआ होगा या आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट के ऐसे हिंट दिए हुए होंगे जिससे आप लोग रेट लो प्रिडिक्ट करोगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। तो ये रेट लो से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और जो तीसरा वाला था ग्रीन फॉन्ट में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आपने देखा ना, अभी अभी आपने देखा कि जो एक्स और, अच्छा अब कोई किसी ने पूछ लिया कि भाई रेट लो में एक्सपेरिमेंटल क्या है, किसी ने ये पूछ लिया रेट लो में सर एक्सपेरिमेंटल क्या है इसमें। ये जो हमने रेट लो लिखा, देखो बात को आप समझना, ये हमने रेट लो लिखा, हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी
उसका हमने ये रेट लो लिखा। इसमें एक्सपेरिमेंटल क्या है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल है एक्स एंड वाई, दीज टू कॉन्सेंट्रेट, ये जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, ये तो देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इट कैन बी एक्सप्रेस थ्योरेटिकली, ठीक है ना। ये रेट कांस्टेंट है, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन करना है, एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू डिटरमाइन द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई ये जो पावर है कंसंट्रेशन टर्म की, ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर दीज एक्स एंड वाई, ये हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि एक्स एंड वाई, ये जो x एंड y है ये a और b के इक्वल भी हो सकते हैं, और बताना जरा, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ए और बी रिएक्शन कोफिशिएंट। वो हमेशा एक लाइन हमेशा याद रखना रेट लो की, कि x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें इक्वल है, और एक देखते हैं जिसमें इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक हम देख लेते हैं, एक हमारे पास रिएक्शन है, आप लोग फटाफट लिखते जाइए। वो एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है, हमने लिया 2NO, रिएक्शन कराई O2 से, बन गया, क्या बनना चाहिए भाई, 2NO2 बनना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो रेट लो हम लिख सकते हैं क्या इसका, यस, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ रेट लो हमारे पास है, ओके, एंड दैट इज NO2 2 पावर 2 एंड O2। अब जरा इसमें प्रिडिक्ट करो, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b है क्या, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट, फटाफट बताओ। यस यस, ये है, आर सेम विद ए एंड ये लो, ये ए को ही मैंने एंड की स्पेलिंग में भी शामिल कर लिया, उसको ए एंड बी। बात सही है क्या, ए और बी के इक्वल है, देख लो। एनओ का रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है, 2, ये देख लो, एक्स की वैल्यू 2 है ना। तो ये ए है और ये हमारा रेट लो में एक्स है, ठीक है। इसी तरह से O2 का रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है, 1, ये देख लो, इसकी पावर 1 है। बात समझ में आई आपको। तो ये हमने वो एग्जांपल लिया है जिसमें एक्स एंड वाई आर सेम विद द ए एंड बी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें ये सेम नहीं होने वाले हैं, फटाफट लिख लो, ओके। तो ये बन गया 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो इसका रेट लो लिख देते हैं। रेट लो ये सारे ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड वी आर टेकिंग फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, ओके, और टेक्स्ट बुक, ओके। ये रेट लो है। अब जरा बताना यहाँ पर x एंड y की वैल्यू सेम है कि नहीं है, x ही है यहाँ पर, तो y तो है ही नहीं, सेकंड टर्म तो है ही नहीं। तो x की y, x इज नॉट सेम विद a, ये देख लो, a के साथ सेम नहीं है ना। a की वैल्यू तो क्या है, देख लो जरा, मैंने कहा गोला किया 2, और x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 2 है, x की वैल्यू आपकी 1 है, बताओ जरा। तो आपको समझ में आ गया ना कि गुलबर्ग वागे वाला जो रूल है वो क्यों फेल हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में x और y की वैल्यू a और b के इक्वल नहीं होती है। एंड होप दिस एग्जांपल यू हैव रिटन, ओके। अब हम चलते हैं आगे, और आगे चल के हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है। अभी अभी रेट लो में k को मैंने क्या नाम दिया था, बताना जरा, k का नाम क्या है, सर, रेट रेट, कांस्टेंट। यस यस यस, यही हमारा हेडिंग है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। के, रेट कांस्टेंट के। अच्छा, इसको और भी कोई नाम है क्या इसका, सुना है क्या आपने, नहीं सुना है तो सुन लो और लिख लो, ये है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लिया आपने। अब रेट कांस्टेंट है बोल करके क्या, ये आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हो। रेट लो में जो के है वो ही आपका रेट कांस्टेंट है, यही आपका रेट कांस्टेंट है। इतनी बात हो गई, इतनी बात सबको समझ में आई हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट को डिफाइन, रेट कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और वो हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जेड को डिफाइन किया था। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जेड को डिफाइन कैसे किया था, आई और टी की वैल्यू हमने क्या ले ली थी,
1, टी की वैल्यू क्या ले ली थी 1 सेकेंड, और इसकी ले ली थी हमने 1 एम्पियर। तो W इज इक्वल टू जेड हो गया था कि नहीं हुआ था, बताना जरा। बता भी दो। ओके यस। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया। if molar concentration of A is equal to molar concentration of B is equal to 1 unity, बात सही है क्या? तब क्या होगा, तब क्या होगा बताना जरा। then rate becomes equal to rate constant और rate constant becomes equal to rate, बात सही है क्या, बताना जरा। अब आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या, या मुझे बोलनी पड़ेगी डेफिनेशन? आप बना सकते हो क्या, देख लो जरा मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूं। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वापस देख लो एरो किधर से किधर गया है। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर concentration of all the reactant is taken as unity। लिख लो फटाफट। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब है, जब सारे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ली हुई है। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। यस, हैव यू रिटन दैट, बताना जरा। ओके ओके, समझ में आ गया ना आपको। यस, कैरेक्टरिस्टिक। अब आप के आपका टॉपिक है ना के, तो ये आपको इजीली छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, न्यूमेरिकल में आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है भाई, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, अब आपको समझ में आया इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये जो सेकंड नाम है इसका, बिकॉज इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, फाइनली तो ये हमने जो डिफाइन किया हमने, तो वो डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में कर रहे हैं ना। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, कि जब कॉन्सेंट्रेशन सारे रिएक्टेंट की यूनिटी है, तो बेसिकली इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of all the reactant is unity, that's why it is also known as specific rate of reaction। कि ये रेट ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन स्पेसिफिक है, ओके, यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तब। ओके, अब आपके सामने ये जो रेट कांस्टेंट है जो आपके सामने आया हुआ है, ये क्या है, आपको परेशान करने वाला है, ठीक है ना। किस लिए, क्योंकि हम अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक में जाने से पहले हम लैग कर रहे थे, पेंसिल कर्सर नहीं लिया हुआ था। ओके, वो ले लिया है हमने, और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके सामने सीधा ही रखने वाला हूं, ठीक है। आप लोग इनको या तो पीडीएफ में से इसको लिख सकते हो, है ना। अभी इसके लिए आप लोग जगह छोड़ सकते हो 5-7 लाइन, ठीक है, ओके, और बाद में आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो नोट्स में। ओके, अब ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक है ना, ठीक है। सबसे पहला तो देख लो भाई, रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये लो, ये समझ लो जरा बात को। रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट की जितनी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट उतना ही ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी, रेट रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई। रेट कांस्टेंट यानी कि के, ये आपका क्या है, मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है ये, जिसमें जिस रिएक्शन की के की वैल्यू ज्यादा, उसका रिएक्शन रेट है वो ज्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। आगे चलें। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। ये लो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, वो उसकी इंडिविजुअल है। जैसे हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ठीक है, वैसे एक डिफरेंट रिएक्शन के डिफरेंट, जैसे हमारा इंटेलिजेंस डिफरेंस होता है, आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है ना, तो वैसे ही एक डिफरेंट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट होता है। उसमें क्या दिक्कत है, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि एक रिएक्शन के लिए यदि टेम्परेचर एक सेम टेम्परेचर पे उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, और वो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात को समझो, टेम्परेचर चेंज, के की वैल्यू चेंज।
एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपने यदि टेम्परेचर चेंज कर दिया सेम रिएक्शन के लिए तो के की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। A2B एक रिएक्शन है और यहाँ भी A2B एक रिएक्शन है। आप यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ 50 पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसका जो के है उसको हमने K1 नाम दिया है, इसका जो रेट कांस्टेंट है K2 दिया है। ये K1 नॉट इक्वल टू K2। बात को समझो, रिएक्शन सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। हमेशा ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आपने किया टेम्परेचर चेंज, के की वैल्यू हुई चेंज। बात समझ में आई? ओके यस। अगला देख लो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट, यस ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। सुन लो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू का टेम्परेचर से लेना देना है, लेकिन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन का लेना देना है रेट के साथ में, रेट कांस्टेंट के साथ में कोई लेना देना नहीं है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। जैसे मैंने रिएक्शन कराई A2B, यहां मैंने लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने 2 मोल पर लीटर, ठीक है। एक और टेम्परेचर कितना लिया मैंने 25। यहां मैंने रिएक्शन कराई, इसका मैंने लिया 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर इसमें भी मेंटेन किया 25। अब बताओ, यहां पर ये K1 है और ये K2 है। अब K1 इज इक्वल टू K2 है या K1 नॉट इक्वल टू K2 है? बताओ फटाफट, फास्ट। व्हाट शुड आई राइट? सर यहाँ पे K1 एंड K2 सर सेम ही होंगे, सेम इक्वल होंगे, क्योंकि वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इन दोनों केसेस में के की वैल्यू सेम होगी, K1 इज इक्वल टू K2 बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बता भी दो। ओके पढ़ लो जरा, अब चारों का एक ओवरलुक ले लो फटाफट। जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, फटाफट ले लो कि इसमें कोई रह तो नहीं गया है ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो। आगे चल सकते हैं क्या? बताओ भाई। ओके कितने पॉइंट है ये, कितने पॉइंट थे? चलो बताओ कितने पॉइंट थे फटाफट। 4 थे। ओके यस, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़े तो हैं। यस तो ये हो गया 5th यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लो, यूनिट ऑफ के की कुछ यूनिट का कुछ स्टोरी है, कोई कॉन्सेप्ट है। यस तो के की यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यहां से हमें हमारा नया टॉपिक मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप नहीं जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एक नया टॉपिक मिल गया और वो क्या है बताना जरा, नाम पढ़ना। ऑर्डर ऑफ, हाँ कोई बात नहीं, सारे पढ़ रहे हो, सारे पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक की आवाज आने से दूसरा रुकना नहीं चाहिए। ओके तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देख लो, हम एक बहुत सीरीज में चल रहे हैं। आपको देखो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किया, ठीक है। इसमें एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल सारा किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, गैस फेज के लिए क्या, सारा किया। फिर हम आ गए रेट लो पे, ठीक है। रेट लो से हमें के मिला, रेट कांस्टेंट। फिर हम इस पे आ गए। हम देखो सीरीज में चल रहे हैं। रेट कांस्टेंट ने ये कहा कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तो अब हम आ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये एक पूरी हायरार्की है। देखो
है ना। हम पिछला टॉपिक खत्म कर रहे हैं और जहां वो खत्म हो रहा है हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए हिंट मिलता जा रहा है और हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। और आपको पता चल गया है और आपने हेडिंग भी लगा लिया होगा। अच्छा सा हेडिंग लगाइए, कैपिटल लेटर में एकदम बड़ा हेडिंग लगाइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ताकि वो इतना बड़ा हेडिंग लगाइए कि नोटबुक बंद होने से भी वो दिखे आपको कि इसमें ये हेडिंग लगा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और इसकी स्टोरी रेट लो से ही स्टार्ट होती है। और रेट लो हमारी जो एक जनरल हम फॉर्मेट लिखते आ रहे हैं वो हम बार बार लिखते रहेंगे, ये आप बार बार लिखते रहोगे। ये रेट लो है एक जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये रेट लो है भाई। अब यहाँ पर के हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या जानते हो, के को जानते हो, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी बंद है वो क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए और बी की। तो आप किसको नहीं जानते हो इसमें, बताना जरा, आप किसको नहीं जानते हो। रेट आप पढ़ चुके हो, रेट ऑफ रिएक्शन ये पढ़ चुके हो, आप क्या नहीं जानते हो, आप बताना जरा। बोलो भाई, आप नहीं जानते हो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं। एम आई राइट? आप नहीं जानते हो Yes, sir. एक्स और वाई को Yes, क्या sir. बोलते हैं। और ये जो एक्स और वाई है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपने किया एक्स और वाई का सम, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लो भाई, देख लो, एक्स और वाई क्या है, रेट लो में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है वो है, और उन पावर्स का आप सम करेंगे तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लो इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस आपने जो समझा ना वही आप डेफिनेशन बना दो। इसकी डेफिनेशन देखो, यदि आप समझ लेते हो तो यू कैन राइट योर ओन डेफिनेशन, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, तो इसकी भी लिख लो। The sum of powers of concentration term in the rate law is known as order of reaction। लिख लो फटाफट, जो आपको समझ में आया वो ही लिख लो, वो ही सही है। लिख लिए? फटाफट बता दो, लिखे कि नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस। अब नंबर वन, इसके अब देखो, इसके भी ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो ये है, आप ये जानते हो क्या कि एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल थिंग है। These cannot be predicted for a reaction just by looking the balanced chemical equation। yes, या बता सकते हो, बताओ। एक्स और वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके बता सकते हो कि एक्स की वाई क्या वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी? No, sir. नहीं बता सकते। No, sir. तो ये जो एक्स और वाई का सम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। सबसे पहला यही स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, फटाफट लिख लो, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये लो भाई, ये एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है, थ्योरेटिकल थिंग नहीं है ये, ठीक है। ओके, ये तो हुई एक बात। अब देख लेते हैं, है ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ये लो, जीरो भी हो सकता है, यस हो तो सकता है, 1 2 3 ये हो ही सकता है, ठीक है। एंड इवन, अच्छा 3 से ज्यादा कब होगा मैं बताऊंगा, अगले पॉइंट में बात करेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड इवन फ्रैक्शन, ये लो, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ये लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा बहुत कम होता है, बात करेंगे उसकी नेक्स्ट पॉइंट में। और ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे
केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये देखो, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड, फटाफट लिखते जाओ, है ना, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फटाफट लिखते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। यही तो हो गया क्लासिफिकेशन, ये आपका जीरो, है ना। जीरो यानी कि जब सबसे पहली रिएक्शन अब क्या होगी, बताना जरा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर जीरो उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, देखो, है ना, समझने का कुछ है ही नहीं, है ना, सारा बस देखने का है। जिसका ऑर्डर जीरो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, चलो कोई बात नहीं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है जनरली ये। अच्छा चलो, यहाँ तो एक एग्जांपल ही लेते हैं। आपके पास है 2NH3, ठीक है। आपने प्लेटिनम पे ये रिएक्शन कराई, डिकम्पोजिशन हुआ, इसका N2 बना और 3 बन गया H2। ओके, ये आपका हेबर्स प्रोसेस जैसा तो नहीं लग रहा कहीं, या वही है, बताना जरा। याद सर, आएगा शायद से कुछ? वही है। हाँ, शायद यही वही है। यस, ये वही है। ओके, यस। अब इसका रेट लो देख लेते हैं। ये जीरो ऑर्डर बोल के है क्या, क्या मतलब हुआ जीरो ऑर्डर का? ओके, ये देखते हैं। तो रेट लो देखना जरा क्या है। रेट लो इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट क्या है इसमें, NH3। NH3 रिएक्टेंट है, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। पावर क्या लगाएं भाई, पावर 2 लगाएं क्या? उसका रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आपका 2 है, नहीं 2 नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेट इज इक्वल टू के हो गया क्या, बताना जरा। हो गया क्या? मैथमेटिक्स वाले बताओ, किसी की भी पावर हम 0 कर देंगे तो ये हो गया क्या, बताओ। यस सर। Yes, ये sir. तो हो तो गया। अच्छा, इसका मतलब रेट NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, बताओ जरा, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। यस, इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन वो है जिसमें रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता हो। लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate is independent of concentration of reactants. Rate is independent of concentration of reactant. For zero order reaction, rate is independent of concentration of reactants. Reactant की concentration पे depend नहीं करता, ठीक है। For zero order reaction, rate is independent of concentration of reactants. क्या आपने लिख लिया? यस सर।